7, 8 और 9 में बतौर राज्य मंत्री के तौर पर ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। उस वक्त भी कई ऐसी सारी योजनाओं पर काम किया, खासकर एक विशेष योजना डाकघर पर किसी का जिक्र नहीं जाता है, उसे जोड़ा क्योंकि वो एक गाँव के विकास की कड़ी है। प्रोजेक्ट एरो लॉन्च किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें देश के लोगों को हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से बतौर कैबिनेट संचार और पूर्वोत्तर विकास की जिम्मेदारी मिली है। क्या संकेत 5G, 5G और 6G के विकास का क्या प्लान? पहले तो मनोज बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और आपके मंच पर आने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आपके द्वारा दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। मैं मानता हूं कि भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग संचार की प्रणाली और आज जो वैश्विक वातावरण में एक आईटी की भी एक महत्व होती है दूरसंचार के साथ, इन दोनों का संगम आज अनिवार्य हो चुका है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में आया है और वो ये परिवर्तन है कि जहां भारत एक फॉलोअर होता था 4G के क्षेत्र में, आज भारत कदम पर कदम मिलाकर विश्व के साथ 5G के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तीव्र गति से परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में आ रहा है, 6G में भारत एक नेतृत्व करेगा, एक लीडर बनेगा। So we will transition from being a follower in 4G to marching alongside in 5G to becoming a leader in 6G. और ये एक परिवर्तन भारत का इस वर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको भारत के हर एक वर्टिकल में देखने को मिल रहा है। और आज इसी की वजह से पिछले 10 सालों की मेहनत, मशक्कत, देश की जनता का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, एक एक विभाग की मेहनत कि आज भारत 11वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से बढ़कर 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। और जब हम फॉलोअर से मार्च अलोंग साइड से नेतृत्व करने की क्षमता में आएंगे तो अगले 3 साल के अंदर हम लोग 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से बढ़ के जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के वैश्विक स्थिति पर तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग परिवर्तित होंगे। ये भारत का भविष्य है, ये आपका और हमारा भविष्य है और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सभी का प्रयास। जहां तक आपने डाक विभाग का भी कहा मनोज, मैं मानता हूं और एक मेरे पूज्य पिताजी का एक हृदय का संबंध रेलवे नेटवर्क के साथ था और वो इसलिए था क्योंकि भारत का रेलवे नेटवर्क 1.5 गुना ऑस्ट्रेलिया की आबादी एक दिन में ट्रांसपोर्ट करता है। भारत का रेलवे नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और अब गुजरात से उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी जोड़ रहा है, जो 75 वर्षों में संभव नहीं हो पाता था। और वही स्थिति भारत की डाक विभाग की है, जिसे जो एक स्थान मिलना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो आज सभी के दृष्टिकोण में आज तक नहीं आ पाया है। 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं हमारे, 6.5 लाख गांव हैं, तो आप अनुमान लगाओ कि 5-5 गांव में आपका एक डाक खाना है और 5-5 गांव में आपका डाकिया है। और वो डाकिया एक ही काम करता है कि आपकी दिल की भावना आपकी परिजनों तक, आपके मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो व्यक्ति भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, उससे बड़ा जनसेवा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं डाक सेवा जनसेवा है आज के परिप्रेक्ष्य में। प्रोजेक्ट एरो आप लेकर आए, शायद इसी भावनाओं को समझते हुए और गाँव के जो विकास की कड़ी है उसे समझते हुए आपने चालू तो किया, लेकिन आपके फिर जाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान दिया है और बहुत परिवर्तन आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सदैव सोच रही है 2 बातों पे कि एक आपका डाक खाना
आम जनता के लिए दुनिया की खिड़की होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस मस्ट बिकम, इन कोट्स, विंडो टू द वर्ल्ड, अनकोट, फॉर द कॉमन मैन। हर सुविधा हमारे डाक खाना में मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पार्लेंस में एक होता है जो शब्द की उपयोग की जाती है, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप भारत सरकार की बात छोड़ दो, किसी भी निजी कंपनी के पास नहीं है इतने पॉइंट ऑफ सेल्स जो हमारे डाक विभाग के पास है, 1,64,000। और इसलिए चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे दवाई हो, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे निजी क्षेत्र की कंपनी, एफएमसीजी कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, सभी चीज ये आपका एक, आप समझ लो एक तरीके से आपकी रेल की पटरी है, आपके एयरपोर्ट का रनवे है। और उस कैरेजवे पर, उस हाईवे पर आपको जितने उस पाइप में आप प्रोसेस कर सकते हो कंटेंट के साथ, वो आम जन तक पहुंच सकता है। और वही हमारी सोच है डाक विभाग के अंदर कि वी मस्ट मेक दिस कैरेजवे फुल ऑफ कंटेंट, वी मस्ट मेक श्योर दैट वी टेक थिंग्स थ्रू द पाइप टू द कॉमन मैन। और इसी सोच के साथ इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक की शुरुआत हमने की थी। इस बजट में भी हमने घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने कि 100 अतिरिक्त केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हम लोग खोलेंगे। कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशंस और दूरसंचार डाक विभाग एक ही मंत्रालय में, कैपेबिलिटी है संगम करने की और उस टेक्नोलॉजी को लेकर हर एक सेवा एक एक जन जन तक पहुंचाने की। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे हम छोटी छोटी पैरा बैंकिंग कंपनी या फिर चिट फंड कंपनियों की बात करते हैं। गांव के लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है। और ये कंपनियां उन गांव के भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाती हैं और उनसे पैसे कलेक्ट करती हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाती हैं। आपका संकेत क्या इस तरफ है कि आप उन डाक केंद्रों को उस तरह विकसित करेंगे जो सरकार की तमाम योजनाएं भी उन तक पहुंचाएंगे, उनका पैसा भी जमा करेंगे तमाम स्कीमों में, अगर वो बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वहां भी किया जा सकता है? आपकी सोच बिल्कुल ठीक है मनोज। एक्चुअली हमारी इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक यही काम कर रही है। सरकार की एक एक योजना ली जा रही है, हमारे डाक खाना के जरिए, हमारे डाक खाने के आधार पर हम केवल मेल और पार्सल नहीं करते, केवल स्पीड पोस्ट नहीं करते, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं, पोस्टल पेमेंट्स बैंक के आधार पर, डीबीटी के आधार पर भी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। और यही हम लोगों का काम है। और हमारे एक एक डाकिये को ऐसे जो आपका डब्बा है, ऐसा ही हैंडहेल्ड डिवाइस भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके साथ पूरा सॉफ्टवेयर होगा, ताकि उपभोक्ता उसी समय में डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि सेविंग्स बैंक अकाउंट के खाते भी करीब 7.5 करोड़ हम लोग ने खोले हैं उसी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के जरिए भी। ये एक बड़ी क्रांति होगी। वैसे संचार में क्रांति होती रहती है, और संचार में क्रांति होती है, समाज को जोड़ने का काम, रिश्तों को बनाने का काम संचार करता रहता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब दिलों की बात ठिकाने पर पहुंच रही होती है। दो लोग बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं और अचानक से नेटवर्क चला जाता है। बाजार में या सेंसेक्स में जब उसे कुछ खरीदना होता है तो पता चला 3 से 3:25 तक का टाइम होता है और उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। ये आलोचनाओं का भी एक बड़ा काम कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और बीएसएनएल के बारे में तो ये कहा भी जाता था कि भाई साहब नहीं लगता है, तो उसमें क्या करने वाले? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जहां तक भारत में नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क सिस्टम है, हम लोगों का अप टाइम और हम लोगों का क्वालिटी ऑफ सर्विस वर्ल्ड क्लास है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने उठाया कि हमारी क्वांटिटी ऑफ सर्विस हो गई है, और इसमें मैं सभी को अपने दिल के गहराइयों से बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि भारत ने सबसे तीव्र गति से विश्व में 5G का नेटवर्क का डिप्लॉयमेंट किया है। पूरे विश्व में इतनी तीव्र गति से नहीं हुआ है जो भारत में हुआ है। करीब करीब 8,000 छोटे और बड़े शहर जुड़ चुके हैं, 750 जिले जुड़ चुके हैं। टोटल हमारे 117 करोड़
हमारे कस्टमर्स हैं वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क के, उसमें से ऑलरेडी 17 करोड़ कस्टमर्स 5G पर ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुके हैं। 4.5 लाख BTS बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन पूरे देश में लग चुके हैं। 2014 में जब 6 लाख BTS थे 2G के लिए, आज 2G, 3G और 4G मिलाकर 29 लाख BTS देश में लग चुके हैं। मतलब 5 गुना हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। और इसके अतिरिक्त 4.5 लाख BTS 5G की भी लग गए। बहुत तीव्र गति से ये बढ़ी है, लेकिन जरूर क्वालिटी और सर्विस पे भी हमको ध्यान देना ही चाहिए। अल्टीमेटली प्रोडक्ट एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो। और इसके लिए TRAI ने एक कंसल्टेशन पेपर भी निकाला है कि क्वालिटी और सर्विस को किस इंटरवल्स में मेजर किया जाए। क्या 6 महीने पर्याप्त है, चाहे 8 महीने पर्याप्त है, या इंटरवल थोड़ा छोटा होना चाहिए, 3 महीने 4 महीने में, जहां सर्वे किया जाए क्या आपके जितने BTS लगे हैं, RAN लगे हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो टावर्स होते हैं, उसमें से सिग्नल रेडिएट हो रहा है कि नहीं। इस पर भी मैंने अपने डैशबोर्ड पर ले लिया है। और आपका सुझाव और मेरी सोच एक ही लाइन पर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी हम लोगों को 100% तय करना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सर्वे हो। जहां तक आपने BSNL की बात की जी, BSNL आज 4G नेटवर्क से बढ़ के अब हम लोग 4G और 5G के टावर्स भी हम लोग 4G के लगवाने जा रहे हैं। कारण ये रहा विलंब का। हमारे पास 2 चारे थे मनोज, या तो हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के टेलीकॉम इक्विपमेंट को ले लें, लाखों करोड़ रुपए भारत का हम लोग खर्च कर लें विदेशी मुद्रा में वो टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और उस टेलीकॉम इक्विपमेंट के ऊपर हम अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह से निर्भर कर लें। इसकी केवल कमर्शियल रिस्क नहीं है, इसकी सिक्योरिटी रिस्क भी है। क्योंकि कल अगर कोई विदेशी सिस्टम में कुछ बग डाल दिया या कुछ हुआ, हमारा पूरा डोमेस्टिक सिस्टम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमें आत्मनिर्भरता को दूरसंचार क्षेत्र में भी ले जाना है, और BSNL 4G नेटवर्क तभी लगाएगा जब हम अपना 4G स्टैक अपने आप देश के अंदर उसका उत्पादन हम लोग करके पूरे विश्व को यह तैनात कर दे कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में भी आज लीडर बन चुका है। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प आज साकार हो चुका है। तेजस नेटवर्क्स हमारी सरकारी कंपनी, आपको आश्चर्य होगा, C.DOT, जिसकी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधार पर हमारा कोर बना है, RAN और BTS तेजस बना रहा है, TCS सिस्टम इंटीग्रेटर है, और तीनों ने मिलकर आज तय हो चुका है कि, और ये भी मैं अपने डैशबोर्ड पे मॉनिटर कर रहा हूं, कि हमारे करीब करीब 80,000 BTS और टावर्स अक्टूबर माह तक BSNL के लग जाएंगे, और बाकी 21,000 20,000 टावर्स मार्च या मई 2025 तक लग जाएंगे। हमारी 4G नेटवर्क BSNL की स्वतः आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सर्विस हमारे उपभोक्ताओं को भारत में देगी। इस बात का संकल्प नहीं, लेकिन इसका प्रमाण अक्टूबर के माह में आपके समक्ष में मैं रख दूंगा। ये एक बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपको कोई बात नहीं करे चलेगा, आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा चलेगा, लेकिन पंगा नहीं लेने का। आप जब मंत्री बने तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर थे, आपके मंत्री बनते ही उन्होंने एक आपको चिढ़ाने का नहीं काम किया, सारे रेट्स बढ़ा दिए। तो क्या अब आम जनता को कोई राहत मिल पाएगी? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति में आपके द्वारा हमारे दर्शकों को और देश की जनता के समक्ष भी रखना चाहता हूं। जरूर ये सही है कि 11 से 25% टेलीकॉम टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी अभी हुई है जी। 3-4 चीज़ें हम याद रखें। पहली बात कि ये बढ़ोतरी हुई है पिछले महीने से नहीं, पिछले साल से नहीं, पिछले 2 साल से नहीं, लेकिन 3 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई। 3 साल वही टैरिफ प्लान्स रहे,
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विश्व स्तर पर अगर आप देखोगे तो अगर एक आप पैकेज लोगे 170 मिनट टॉक टाइम का, 70 एसएमएस का और 2 GB डेटा का, तीनों का अगर आप बंडल बना के पैकेज लोगे तो आज अमेरिका में इसका कॉस्ट है $40, जर्मनी में कॉस्ट है $32, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट है $20, रूस में कॉस्ट है $9 या $8, भारत में क्या कॉस्ट है? $1.90। तो अगर 11% बढ़ोतरी भी हुई है तो $1.90 से हम जाएंगे $2.10 तक, 11 से 20% अगर बढ़ोतरी हुई। आज भी विश्व के स्तर पर हम सबसे किफायती देश हैं पूरे विश्व में टेलीकॉम क्षेत्र में। और जो लोगों ने आपको ये टिप्पणी दी है उठाने के लिए नहीं, मेरी मैं उनको कहना चाहता हूं, स्वयं की है। मैं उनको कहना चाहता हूं राहत मिल पाएगी कि उनके समय में 2014 में वॉइस का कॉस्ट क्या था? 51 पैसे प्रति मिनट। आज वॉइस का कॉस्ट क्या है? 51 पैसे नहीं, 40 पैसे नहीं, 30 पैसे नहीं, 3 पैसे प्रति मिनट। तो आप ये संकेत तो नहीं दे रहे और बढ़ेगा क्या? मतलब क्या कि 94% गिरावट आई है पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और डेटा की आप बात करो, 1 GB का कॉस्ट उनके समय में 270 रुपए होता था। आज 1 GB का कॉस्ट क्या है? ₹9.21। मतलब 97% गिरावट हुई है उनके समय से। मतलब थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा तो चलेगा। मेरी बात तो सुनो आप जी। मैं आपको दोनों तरफ का इक्वेशन दे रहा हूं। एक तरफ वॉल्यूम बढ़े हैं, कॉस्ट घटा है। दूसरे तरफ अंतरराष्ट्रीय जगत में हम सबसे किफायती हैं। तीसरे तरफ हम क्या चाह रहे हैं? हम पहले छोटा पाइप लेते थे। क्यों छोटा पाइप लेते थे? क्योंकि आपके डब्बे से आप मुझसे बात करते थे, या आपके डब्बे से आप इनको एसएमएस भेज देते थे, या आप अपने डब्बे से एक्स पर या इंस्टाग्राम पर कुछ देख लेते थे। आज आप अपने डब्बे से पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी टीवी देखना चाहते हैं, क्रिकेट का मैच देखना चाहते हैं, पेमेंट भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए, इसके वजह से क्या हुआ है कि 5G नेटवर्क रोल आउट हुआ है। और पिछले 2 वर्षों में 4,26,000 करोड़ का निवेश कंपनियों के द्वारा हुआ है ये 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,26,000 करोड़ का हो तो ये जायज है कि कुछ रिटर्न भी तो होना चाहिए ना। रिटर्न के बिना 4.5 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा? इन चारों मुद्दों को देखते हुए मैं मानता हूं कि जो टैरिफ इंक्रीज हुई है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, और जो इनका निवेश हो रहा है, यह स्वाभाविक होने वाला है। क्योंकि आज अगर मोटा पाइप हम चाह रहे हैं, डब्बा जो टीवी पे हम देखना चाहते हैं वही डब्बे पे हम देखना चाहते हैं, तो ज्यादा बैंडविड्थ, ज्यादा स्पेक्ट्रम भी लेना पड़ेगा, निवेश भी करना पड़ेगा। अगर वो निवेश होगा तो कंपनीज को रिटर्न की जरूरत वो मजबूरियां हैं, वो कई सारी मजबूरियां हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। चूंकि आपने संचार क्रांति की बात की तो हम राजनीतिक क्रांति की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 2023 के लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर 24 का लोकसभा चुनाव चर्चा चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 400 सीटों का जिक्र करते करते सीटें 240 पर आ गई? क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि 3-4 चीजें हम देखें। पहली बात तो ये, और देश की जनता को झुककर नमन करते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। देश की जनता के आशीर्वाद के आधार पे ही आज एक नया इतिहास एनडीए की सरकार ने रची है। 75 वर्ष में मैं तो ये मानता हूं पहली बार
कई लोग कहते हैं दूसरी बार, पर तो मैं मानता हूं कि पहली बार, क्योंकि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आज देश में है वो 75 वर्ष पहले वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं थी। पहली बार देश के इतिहास में उसी व्यक्ति विशेष को और उसी पार्टी और उसी गठबंधन को तीसरी बार देश की जनता ने सरकार के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। और जो लोग कहते हैं कि 240 तक ही अटक गए, जो उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी आज की गणना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उनके 2024 के रिजल्ट्स ले लीजिए जी। आप उनके 2019 के रिजल्ट्स ले लीजिए और आप उनके 2014 के सीट्स ले लीजिए और तीनों चुनाव के सीट्स भी जोड़ लीजिए, तब भी वे भी 240 तक नहीं पहुंचे हैं। और आज बड़ी ऊर्जा उनमें आ रही है, अच्छी बात है, क्योंकि जितना जरूरी सत्ता पक्ष है उतना जरूरी भी प्रजातंत्र में विपक्ष भी है। मतलब आप तैयार हैं? पर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। अंत में उनका लक्ष्य है सत्ता, हमारा लक्ष्य है सेवा। और अगर आपका लक्ष्य साफ हो, आपका दिल साफ हो और सत्यता के साथ आप सेवा के रास्ते पर हो, तो जनता का आशीर्वाद उस व्यक्ति विशेष और उस पार्टी के साथ सदैव रहेगा, इसका मुझे चूंकि पूरा आपने विश्वास है। सेवा का जिक्र किया, गुना लोकसभा क्षेत्र जो आपका आता है वहां आपने काफी समय दिया और इस बार वाकई जो वहां का वोटों परसेंटेज था उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश के लिए और देश में उसकी अच्छी उपस्थिति दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में आपने प्रचार भी किया, विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये कर कैसे पाया? देखिए, मैं तो सेवक हूं और मैं तो केवल अपने क्षेत्र की जनता को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद रहा। जिंदगी में कई बार चढ़ाव भी आते हैं, उतार भी आता है, और जिस प्रफुल्लता से हम चढ़ाव को गले लगाते हैं, उसी प्रफुल्लता से और उसी एक ह्यूमिलिटी के साथ उतार को भी हमें अपने गले लगाना चाहिए। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं कि 5 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है। जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और धन्यवाद अगर मैं देना चाहता हूं तो एक तरफ हमारे क्षेत्र की जनता को, दूसरी तरफ मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने जी जान लगाकर इस चुनाव में मेहनत करके मुझे आशीर्वाद दिलवाया और दोनों के पक्ष में, दोनों के लिए समर्पित भाव के साथ केवल 5 साल नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मनोज मेरा क्या रिश्ता है वहाँ, जीवन भर उस क्षेत्र के लिए काम करूंगा। जब मैं उस क्षेत्र का सांसद भी नहीं था तब भी उसी क्षमता के साथ और उसी एक प्रतिबद्धता के साथ मैंने क्षेत्र में काम किया था और अब तो 3 गुना ज्यादा मैं ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि बड़ा मुश्किल भरा समय था वो। एक तरफ जनसेवा को लेकर आपका जो काम करने का तरीका था, दूसरी तरफ स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे जी अस्पताल में भर्ती थी, वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। जनसेवा का आपको भी था और माँ का फर्ज भी था, तो ये बड़ा मुश्किल समय था। बीच बीच में लगातार खबर आ रही थी कि शायद कोई अनहोनी खबर सुनने को मिल सकती है, बावजूद भी ये फर्ज आपने कैसे निभाया? बड़ा मुश्किल समय था। जरूर एक बहुत मुश्किल समय था और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, भगवान न करे किसी के जीवन में ना आए, लेकिन मेरे जीवन में 2 बार आ चुके हैं। उनका आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, उनका बर्धस्त, क्षेत्र की जनता का बर्धस्त मेरे साथ रहा, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पर बहुत मुश्किल समय था क्योंकि 90 दिन वे अस्पताल में थी, चुनाव भी था, दोनों जगह रहना, एक तरफ एक बेटे के रूप में, एक तरफ एक सेवक के रूप में, आसान नहीं था। पर चुनौतियाँ आती हैं ज़िंदगी में और जूझने का काम हमारा है और
अपना कर्म करना ज़िंदगी में मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता हूँ और कर्म करने में कोई कमी ना हो, अ, वही एक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के साथ मैं काम करता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये समझा, इसलिए एक बड़ा मंत्रालय, देश का बड़ा मंत्रालय ज्योतिरादित्य जी को दिया है। लोकसभा में उन्होंने बहुत बेहतर उपस्थिति दी है, वोट और परसेंटेज में रिकॉर्ड तोड़ा है। मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों का मैं स्वयं गवाह भी हूँ। जहाँ जहाँ सभाएं ली हैं, उन सभी सभाओं में जितने भी उम्मीदवार थे, बहुत बेहतर उपस्थिति उन्होंने दी, और करीब करीब हर उम्मीदवार की उम्मीद थी कि एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ जाएं और मेरे क्षेत्र में सभा ले लें तो शायद मेरा कल्याण हो जाए। ज्योतिरादित्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भविष्य के लिए बधाई, और उम्मीद करते हैं कि संचार क्रांति में जो दिलों की जुड़ने की बात होती है ना,